हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10, जो कि है आपका एनर्जी ऑडिट। इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ऑडिट क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, यानी कि एनर्जी ऑडिट को कितने टाइप होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीन लेवल से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एक प्रारंभिक वॉक थ्रू ऑडिट होता है, जिसे हम प्रारंभिक ऑडिट भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था डिटेल ऑडिट। तीसरा मैंने आपको बताया था एडवांस ऑडिट। ठीक है, तीन मैंने आपको टाइप ऑफ ऑडिट के टाइप बताए थे मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था मेथोडोलॉजी, यानी कि एनर्जी ऑडिट करने के लिए मेथोडोलॉजी, यानी कि किस तरह से एनर्जी को ऑडिट किया जाता है। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये टॉपिक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एनर्जी ऑडिटिंग फॉर्मेट क्या होता है जानते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर बात करें एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन से एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं, तो पहले नंबर पे अगर हम यहाँ पे के कॉमन इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट है आपके। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पावर मीटर। पहले इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो है आपका पावर मीटर। पावर मीटर क्या करता है? पावर मीटर का उपयोग जो है बिजली के मापदंड जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर और बिजली के उपकरणों और प्रणालियों की ऊर्जा खपत को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि बिजली मीटर का, यानी कि पावर मीटर का उपयोग क्यों करते हैं हम? पावर मीटर का प्रयोग करते हैं वोल्टेज को नापने के लिए, करंट को नापने के लिए, पावर फैक्टर को मापने के लिए और बिजली के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनको नापने के लिए। ठीक है, और उसके सिस्टम में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है उसको मापने के लिए हम पावर मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पावर मीटर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे वही चीज़ इंग्लिश में। पावर मीटर आर यूज टू मीजर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, यानी कि पावर मीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मापने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया, करंट को मापने के लिए किया जाता है, पावर फैक्टर को मापने के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सिस्टम में ऊर्जा की हो रही खपत को मापने के लिए भी किसकी उपयोग करते हैं? बिजली मीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट है डेटा लॉगर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका? दूसरा इंस्ट्रूमेंट है डेटा लॉगर। डेटा लॉगर क्या होता है? डेटा लॉगर एक तरह का डिवाइस होता है। क्या होता है? डेटा लॉगर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक विशिष्ट समय अवधि में सेंसर और उपकरणों से डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। यानी कि क्या करता है डेटा लॉगर का काम? क्या है? डेटा लॉगर एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि एक विशिष्ट समय में, यानी कि एक दिए के समय में क्या करता है, एक सेंसर और उपकरणों से, यानी कि अपने सेंसर के थ्रू और अपने इक्विपमेंट के थ्रू डेटा को रिकॉर्ड करता है और डेटा को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसे स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो डेटा लॉगर क्या होते हैं? डेटा लॉगर एक तरह का डिवाइस होता है जिसका काम रहता है डेटा को स्टोर करने को और डेटा को रिकॉर्ड करने का काम रहता है किसके थ्रू? सेंसर और इक्विपमेंट के थ्रू जो है अपने डेटा को रिकॉर्ड करता है और स्टोर करके रखता है। उसका उपयोग ऊर्जा उपयोग जैसे पैटर्न का आकलन करने और संभावित ऊर्जा बचत अवसरों की पहचान करने के लिए तापमान, आर्द्रता, दबाव, प्रकाश स्तर या अन्य मापदंडों पर डेटा की निगरानी और संग्रह करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग और किस लिए करते हैं? इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है ऊर्जा उपयोग पैटर्न, यानी कि किस तरह से ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, किस पैटर्न पे ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, उसको आकलन करने के लिए, यानी कि उसको इवैल्यूएट करने के लिए, और संभावित ऊर्जा बचत, यानी कि आपके जो ऊर्जा किस तरह से बचत किए जा सकते हैं, यानी कि कितना ऊर्जा बचत किया जा सकता है, उसके अवसरों को पहचान करने के लिए। और जो है तापमान, यानी कि टेम्परेचर होगा आपका, ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता हो गया, दबाव हो गया, प्रकाश स्तर हो गया, यानी कि प्रकाश का लेवल हो गया, और अन्य मापदंडों पर डेटा की मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए और डेटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डेटा लॉगर क्या होते हैं। डेटा लॉगर जो आपके होते हैं डेटा को रिकॉर्ड करेगा और डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। ओके, तीसरे इक्विपमेंट की बात करें, यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे। डेटा लॉगर्स आर डिवाइस। डेटा लॉगर्स ऐसे डिवाइस होते हैं दैट रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करता है, एंड स्टोर डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है, फ्रॉम सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट। किसके थ्रू रिकॉर्ड और स्टोर करता है? सेंसर के थ्रू करता है और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करता है।
ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी भी निश्चित अवधि समय के लिए, ठीक है। दे कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डेटा, यानी कि इनका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, इनका उपयोग किया जाता है डेटा को मॉनिटर करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। किस पर? तापमान, टेम्परेचर को कलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा और कलेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। प्रेशर को रिकॉर्ड और कलेक्ट करता है। लाइटिंग लेवल को रिकॉर्ड और कलेक्ट करता है। और अदर पैरामीटर टू एक्सेस एनर्जी यूजेज पैटर्न एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज। और क्या करता है? अदर जितने भी पैरामीटर होता है उसके यूजेज के पैटर्न को समझता है और उसको आइडेंटिफाई करता है और यह परिणाम का कंक्लूजन निकाल के देता है कि किस तरह से एनर्जी के संभावित एनर्जी को बचाया जा सकता है, किस तरह से एनर्जी को सेव किया जा सकता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें जो कि है थर्मोग्राफिक कैमरा, यानी कि थर्मोग्राफिक कैमरा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम अपने एनर्जी ऑडिट के लिए यूज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या होता है थर्मोग्राफिक कैमरा। थर्मोग्राफिक कैमरे को हम इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं, ठीक है। थर्मोग्राफिक कैमरा को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं। वस्तुओं या भवन घटकों की सतह पर तापमान भिन्नता को देखने और विश्लेषण करने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाते हैं। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो आपके कोई भी वस्तु हो गया, आपके कोई भी बिल्डिंग हो गए, उस पर बिल्डिंग या फिर वस्तुओं की सतह पर क्या होता है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस को देखने के लिए और टेम्परेचर डिफरेंस के एनालिसिस को पता करने के लिए हम इंफ्रारेड विकिरण का पता लगाते हैं। इंफ्रारेड जो आपके विकिरण होते हैं, इंफ्रारेड जो रेज होते हैं, उसका पता लगाते हैं किसके थ्रू? थर्मोग्राफिक कैमरा के थ्रू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि थर्मोग्राफिक कैमरा का यूज किस लिए करते हैं कि जो आपका कोई वस्तु हो गया या आपका कोई भवन का कोई भी कंपोनेंट हो गया, उसको क्या करते हैं? उसके टेम्परेचर को देखने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, यानी कि उन पर जो है इंफ्रारेड रे का प्रयोग, विकिरण का पता लगाने के लिए हम थर्मोग्राफिक कैमरा का यूज करते हैं। वे गर्मी के नुकसान या इंसुलेशन की कमियों के क्षेत्रों की पहचान करने में उपयोगी होते हैं। यानी कि वो जो हीट से होने वाले लॉसेज हैं, हीट से होने वाले लॉसेज को और इंसुलेशन की, यानी कि जहाँ पे खराब इंसुलेशन है या फिर इंसुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे इंसुलेशन की कमियों के क्षेत्रों की, यहाँ पे यानी कि जो से क्षेत्र में आपके टेम्परेचर हाई है या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इंसुलेशन की कमी है, उस क्षेत्रों को पहचान करेगा। उस क्षेत्रों की पहचान करने में उपयोगी कौन सा कैमरा होता है? आपका थर्मोग्राफिक कैमरा होता है। जैसे कि हवा का रिसाव, खराब इंसुलेटेड क्षेत्र और खराब उपकरण, यानी कि किस किस चीज़ों को पता करता है ये? यानी कि कहाँ पे आपका एयर लीकेज हो रहा है और कहाँ पे आपका खराब इंसुलेटेड एरिया है, आपका कहाँ पे आपका डैमेज इंसुलेटेड एरिया है, आपका कहाँ पे आपका डैमेज आपका उपकरण है, इक्विपमेंट है, इस चीज़ का पता कौन करता है? थर्मोग्राफिक कैमरा का पता करता है, ठीक है। थर्मोग्राफिक कैमरा का मोस्टली यूज क्यों करते हैं? हम मोस्टली यूज करते हैं एयर लीक्स को पता करने के लिए, ठीक है। एयर लीक्स को पता करने के लिए हम थर्मोग्राफिक कैमरा का यूज करते हैं। इंसुलेटेड एरिया का, यानी कि कहाँ पे इंसुलेटेड, खराब इंसुलेटेड एरिया का पता करने के लिए हम थर्मोग्राफिक कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है। थर्मोग्राफिक कैमरा और इंफ्रारेड कैमरा, जिसे हम इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं, डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है टू विजुअलाइज एंड एनालाइज टेम्परेचर। किसके लिए? तो एनालाइज और विजुअलाइज, यानी कि टेम्परेचर को देखने के लिए, टेम्परेचर को पता लगाने के लिए और टेम्परेचर का एनालिसिस करने के लिए क्या करता है? वेरिएशन, टेम्परेचर की विभिन्नता को पता लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग, यानी कि किसी भी बिल्डिंग पर या फिर सरफेस पर टेम्परेचर भिन्नता की पता लगाने के लिए या फिर उसको विश्लेषण करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। दे आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ हीट लॉस। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है हीट लॉस वाले एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और इंसुलेशन डिफिशियंसीज, जहाँ पे इंसुलेशन का डिफिशियंसी है उस एरिया को पहचान करने के लिए पता लगाते हैं, पता करते हैं इससे। सच है जैसे कि ये लीक्स हो गया आपका और पुअरली इंसुलेटेड एरिया हो गया और हो गया माल फंक्शंस इक्विपमेंट हो गया, इन सबको पता किससे करते हैं? थर्मोग्राफिक कैमरे के थ्रू हम इसका पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लो मीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कौन सा? फ्लो मीटर। फ्लो मीटर पाइप जो होता है नलिकाओं या फिर HVAC सिस्टम में तरल पदार्थ या फिर गैसों की प्रवाह की दर को मापता है। यानी कि फ्लो मीटर पाइप क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। फ्लो मीटर क्या करता है कि फ्लो मीटर जो होता है पाइप हो गया आपका या फिर कोई भी आपकी नलिकाएं हो गई या फिर HVAC, क्या है आपका? HVAC, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन
हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्या है? एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपके जो तरल पदार्थ होते हैं, जो आपके लिक्विड मटेरियल होते हैं या फिर जो गैस होते हैं, गैसे की प्रवाह की दर को मापता है कौन? आपका फ्लो मीटर। ठीक है, इसका उपयोग हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के प्रदर्शन और दक्षता का आकलन करने में किया जाता है। यानी कि जो आपका फ्लो मीटर है उसका यूज क्यों करते हैं? उसका यूज करते हैं आपका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को पता करने के लिए और उसके एफिशिएंसी को पता करने के लिए हम फ्लो मीटर का यूज करते हैं। प्रवाह असंतुलन की पहचान करने और द्रव वितरण प्रणालियों में लीक या अक्षमताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि हीटिंग और कूलिंग के परफॉर्मेंस और दक्षता का आकलन करने के साथ साथ और किस लिए इसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है प्रवाह असंतुलन में। यानी कि कहाँ ठीक से प्रवाह नहीं हो रहा है, कहाँ पे जो है फ्लूइड का प्रवाह जो है सही से नहीं हो रहा है, गैस का प्रवाह कहाँ से नहीं हो रहा है सही से, द्रव वितरण सिस्टम में, यानी कि द्रव यानी कि लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो लीकेज हो जाते हैं या फिर अक्षमताओं का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लो मीटर का यूज करते हैं। ओके, फ्लो मीटर मीजर्स द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। यानी कि फ्लो मीटर क्या होता है कि मापता है जो लिक्विड या फिर गैस के फ्लो रेट होते हैं उसके मापता है कौन? आपका फ्लो मीटर मापता है इन पाइप्स, जैसे कि पाइप्स में हो गया, डकट्स में हो गया, आपका HVAC सिस्टम में आपके गैस या फिर लिक्विड के फ्लो रेट को कौन मापता है? फ्लो मीटर मापता है। दे आर यूज टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। इनका यूज किस लिए कहा जाता है? इनका यूज किया जाता है हीटिंग और कूलिंग सिस्टम में इनके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई फ्लो इम्बैलेंस, यानी कि जो आपका फ्लो का इम्बैलेंस आपका उसको पता करने के लिए, यानी कि अगर आपका फ्लो इम्बैलेंस है उसको पता करने के लिए, एंड डिटेक्ट लीक्स, और जो लीकेज होते हैं उसको पता करने के लिए, और इनफिशियंसीज इन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और आपके जो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनफिशियंसी होती है यानी कि अदक्षता होती है उसको पता करने के लिए हम फ्लो मीटर का यूज करते हैं। पांचवा आपका इंस्ट्रूमेंट है दहन विश्लेषक यानी कि कंबस्चन एनालाइजर। क्या है आपका? कंबस्चन एनालाइजर यानी कि दहन विश्लेषक क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। दहन विश्लेषक गैसों के स्तर यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को मापते हैं। यानी कि गैस को मापने का कार्य किसका होता है? वो होता है कंबस्चन एनालाइजर का। किसका होता है? कंबस्चन एनालाइजर यानी कि दहन विश्लेषक को काम क्या होता है? गैसों को मापने का काम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल मापेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का लेवल मापेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कौन मापेगा? दहन विश्लेषक आपका मापता है। और दहन प्रक्रियाओं में यानी कि जलने वाली प्रक्रियाओं में तापमान हो गया, जैसे तापमान, जैसे बॉयलर हो गया, भट्टियां हो गई, या फिर हीटिंग सिस्टम में क्या करता है? तापमान को भी मापता है। ठीक है, यानी कि गैस को स्तर को मापता है, तापमान को भी मापने का कौन करता है? दहन विश्लेषक काम करता है। वे दहन दक्षता का आकलन करने और ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने और उत्सर्जन को कम करने के अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि वे जो दहन की इफिशियंसी है, यानी कि जो कंबस्टन का इफिशियंसी है उसको पता करने के लिए, ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए, और क्या करना है, जो उसमें उत्सर्जित हो रही है उत्सर्जन को कम करने की अवसरों की पहचान करने में मदद कौन करता है? दहन विश्लेषक मदद करता है। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो कंबस्टन एनालाइजर होता है इसका काम होता है मीजरिंग का। किसका काम होता है? मीजरिंग का काम होता है। क्या मापता है ये? यह गैस के लेवल को मापता है, जैसे ऑक्सीजन का लेवल मापेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मापेगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल मापेगा। इसके साथ साथ टेम्परेचर को भी मापने का काम कौन करता है? आपका दहन विश्लेषक करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश मीटर। इंग्लिश में लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे। प्रकाश मीटर 6 पॉइंट है आपका प्रकाश मीटर, यानी कि 6 इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा हो गया? लाइट मीटर। लाइट मीटर का यूज क्यों करते हैं? किसी भी क्षेत्र या फिर विशिष्ट प्रकाश स्रोतों से, यानी कि किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी विशिष्ट प्रकाश स्रोतों से प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रकाश मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम प्रकाश मीटर का यूज करते हैं। इसका उपयोग प्रकाश प्रणालियों में यानी कि प्रकाश सिस्टम में, लाइटिंग सिस्टम में का मूल्यांकन करने और प्रकाश दक्षता में सुधार के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
यानी कि प्रकाश मीटर का काम क्या होता है कि जो आपकी लाइटिंग सिस्टम होते हैं, लाइटिंग सिस्टम में आपका उसका लाइटिंग का इवोल्यूट करेगा, लाइटिंग का मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के साथ साथ आपकी लाइट की एफिशिएंसी को बताएगा। लाइट एफिशिएंसी को पहचानने का काम किसका रहता है? प्रकाश मीटर का आपका काम करता है। ठीक है, जैसे कि अक्षम बलों को बदलना, यानी कि जो आपके अक्षम बल्ब हो गए, यानी कि जो आपके ऐसे बल्ब हो गए जो आपके या तो बंद हो गए हों, ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसको चेक करेगा। ठीक है, उसको चेक करेगा, चेक करके बताएगा, तो उसको बदलने का काम आपका रहेगा। प्रकाश के स्तर को अनुकूलित करना, या फिर जो आपके प्रकाश के लेवल हो गए, यानी कि जो लाइटिंग का लेवल हो गया, उसको अनुकूलित करने का काम भी किसका रहता है? प्रकाश मीटर का रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एयर फ्लो मीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपका? एयर फ्लो मीटर। एयर फ्लो मीटर का यूज क्यों करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एयर फ्लो मीटर हो गया जैसे कि एनीमोमीटर, नलिका आपका हो गया, वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, एचवीसी कंपोनेंट में वायु प्रवाह की गति और मात्रा को मापने का काम करता है। एयर फ्लो, एयर मतलब हो गया वायु यानी कि हवा, फ्लो मतलब बहना, यानी कि हवा की गति को, हवा की फ्लो को मापने का काम, हवा कितनी तेज गति से बह रही है, यानी कि हवा की मात्रा क्या है, उस चीज को मापने का काम कौन करता है? एयर फ्लो मीटर करता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज को मापने का काम कौन करता है? एयर फ्लो मीटर करता है। इसका उपयोग एयर हैंडलिंग सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने, एयर लीक की पहचान करने और एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि एयर फ्लो मीटर का यूज क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हैंडलिंग सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, एयर लीक की पहचान करने के लिए, एयर लीक कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे एयर लीक नहीं है, एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन को अनुकूलित करने के लिए, यानी कि जो आपका एयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑप्टिमाइज करने का काम भी कौन करता है? ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एयर फ्लो मीटर का यूज करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, लास्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपका? एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम विभिन्न सेंसर, मीटर और डेटा लॉगर को जोड़ती है। यानी कि एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या काम क्या रहता है कि जितने आपके सेंसर हो गए या फिर मीटर हो गए या फिर डेटा लॉगर हो गए, उनको जोड़ने का काम करता है कौन? एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि विभिन्न सिस्टम या उपकरण के लिए वास्तविक समय की निगरानी और ऊर्जा खपत की रिपोर्टिंग प्रदान की जा सके। यानी कि इसको जोड़ने का काम करता है। क्यों जोड़ने का काम करता है? ताकि जो आपके डिफरेंट सिस्टम हो गए, डिफरेंट सिस्टम के आपके जितने भी इक्विपमेंट हो गए, उसके लिए आपका जो रियल टाइम है, रियल टाइम को आपको मॉनिटर करने के लिए और जो आपका एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उसको रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपका कौन सा काम करता है? एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम आपका काम करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा उपयोग पैटर्न को ट्रैक करने, यानी कि आपका जो एनर्जी का आप जो यूज कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा, उसके पैटर्न को ट्रैक करेगा, विचलन की पहचान करेगा और क्या करेगा? उसमें जो चल रहे ऊर्जा मैनेजमेंट प्रयासों का समर्थन करने में सहायता करता है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रख करके चलना है कि एनर्जी मॉनिटरिंग क्या करता है कि जो आपके सेंसर हो गए, मीटर हो गए, सेंसर हो गया, मीटर हो गया, डेटा लॉगर को जोड़ने का काम करती है। क्यों जोड़ने का काम करती है? ताकि हमें ये पता चल जाए कि रियल टाइम सिस्टम में कि जो मॉनिटरिंग उसका करने के लिए, रियल टाइम सिस्टम जो आपका रियल टाइम में उसकी इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा खपत की हमें जानकारी प्राप्त हो जाए और इसकी रिपोर्टिंग तैयार करके हमें दी जाती है किसके द्वारा? एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसके द्वारा हम जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं उसके पैटर्न को ट्रैक भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऊर्जा ऑडिट के दौरान आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि जो मैंने आपको 8 इंस्ट्रूमेंट आपको बताए हैं वो क्या हैं कि वो आमतौर पर यूज किए जाने वाले, यानी कि कॉमनली यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। उपकरणों का चयन लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन किए जा रहे विशिष्ट उद्देश्यों, प्रणालियों और मापदंडों पर निर्भर करता है। यानी कि जब आपका एनर्जी ऑडिट हो रहा होता है उस टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत है, उस हिसाब पे इन सभी इंस्ट्रूमेंट को लगाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट आपके बहुत सारे हैं लेकिन मैंने आपको 8 बताए हैं। अगर आप इस 8 इंस्ट्रूमेंट को एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आपको इनफ नंबर यानी कि पूरी नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, 8 इंस्ट्रूमेंट आप लिख करके आते हैं तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको 20 इंस्ट्रूमेंट लिख के आए तभी आपको नंबर मिलेगा। 8 इंस्ट्रूमेंट लिखने के बाद से इस तरह से आप डिटेल में समझा देंगे तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा पूरा। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट।
यानी कि जो आप एनर्जी ऑडिट हो गया उसके जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करने का फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हमने एनर्जी ऑडिट कर लिया, एनर्जी ऑडिट करने के बाद हमें जो एनर्जी ऑडिटिंग जो मालिक होता है या फिर जो मैनेजर होता है, जो बिल्डिंग का मालिक या फिर मैनेजर हो गया, उसको हमें एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देना होता है। उस रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही इस चैप्टर में। तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले पेज होता है कवर पेज, यानी कि जब रिपोर्ट तैयार होता है तो उसमें सबसे पहला पेज होता है कवर पेज। अब कवर पेज में क्या लिखा होता है, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कवर पेज में होता है रिपोर्ट का शीर्षक, यानी कि कवर पेज पे लिखा हुआ होता है आपका टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट का शीर्षक लिखा रहता है, लेखा परीक्षित इकाई का नाम, यानी कि एनर्जी जो ऑडिट आपने किया उसका नाम लिखा रहता है, और रिपोर्ट की तारीख लिखी होती है, उसमें शामिल होती है एक लोगो या ब्रांडिंग तत्व भी शामिल हो सकता है, यानी कि एक लोगो भी उसमें शामिल किया जा सकता है। यानी कि कवर पृष्ठ में क्या लगाना होता है, एक उस रिपोर्ट का आपको टाइटल लिखना होता है, लेखा परीक्षित इकाई का नाम लिखना होता है, यानी कि एनर्जी ऑडिट का नाम लिखना होता है, एनर्जी ऑडिट यूनिट का नाम लिखना होता है, रिपोर्ट की तारीख लिखनी होती है, यानी कि किस तारीख की रिपोर्ट की गई है, किस तारीख को रिपोर्ट तैयार की गई है या कब की गई थी ये रिपोर्ट, इसमें शामिल होता है। इसमें कभी कभी लोगो या फिर ब्रांडिंग भी शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इंक्लूड द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट आपका शामिल होता है इसमें, द ऑडिटेड एंटिटी नेम आपका शामिल होता है, एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट शामिल होता है इसमें, में इंक्लूड अ लोगो और ब्रांडिंग एलिमेंट्स, यानी आपका लोगो और ब्रांडिंग एलिमेंट भी आपका शामिल हो सकता है। दूसरा क्या होता है इस कंटेंट में, ध्यान से देखेंगे। अगर आपके रिपोर्टिंग फॉर्मेट में दूसरे नंबर पे लिखा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या लिख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आसान संदर्भित करने के लिए पृष्ठ संख्या के साथ रिपोर्ट के अनुभागों और उपखंडों को सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, विषय सूची में आप इंडेक्स लिखते हैं। क्या इंडेक्स लिखते हैं कि आपका ये पेज, यानी कि जो आपका ये टाइटल है या फिर ये इसके अंदर ये जो आपने बताया हुआ है ये इस पेज पे है, या फिर ये चीज़ इस पेज पे है। यानी कि कहने का मतलब है पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर के साथ में, यानी कि लिस्ट द सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट विद पेज नंबर फॉर इजी रेफरेंस। ठीक है, यानी कि इजी रेफरेंस के लिए आपको लिस्ट क्या करना पड़ता है, सेक्शन और सब सेक्शन के रूप में आपको रिपोर्ट के साथ में पेज नंबर आपको मेंशन करना होता है, किसमें, टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें, आता है एक्नॉलेजमेंट। क्या आता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट या तो आप शुरू में लिख सकते हैं या फिर आप लास्ट में भी लिखा जाता है एक्नॉलेजमेंट, दोनों तरीके से आपका लिखा जा सकता है एक्नॉलेजमेंट। तो जिस हिसाब से आपको लिखना होगा तो इस हिसाब से आप एक्नॉलेजमेंट, अगर आप यहाँ लिखना यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है तो आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, एक्नॉलेज में हम विशेष रूप से थैंक करते हैं, क्या आप कहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं या फिर थैंक बोलते हैं किसी जिन्होंने एनर्जी ऑडिट करने के लिए हमारा सहयोग किया है। ठीक है, उसके लिए हम किसको, उन्हें जो है थैंक कहते हैं, थैंकफुल रहते हैं उनके लिए। ठीक है, यानी कि यह खंड ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रक्रिया में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, विभागों, संगठनों और संसाधनों के प्रति आभार यानी कि ग्रेटफुल एंड मान्यता व्यक्त करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दिस सेक्शन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड रिकॉग्निशन टू ऑल इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस all and resources that contributed to the energy auditing process, यानी कि जितने भी लोगों ने मदद की होगी, योगदान दिया होगा थोड़ा बहुत एनर्जी ऑडिटिंग प्रोसेस में, उनको क्या किया जाता है, उनके प्रति आभार व्यक्त की जाती है, यानी कि ग्रेटिट्यूड उनके प्रति व्यक्त की जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यह लेखा परीक्षित इकाई के सहयोग, ऊर्जा लेखा परीक्षित टीम के सदस्य, बाहरी सलाहकार, हितधारकों और प्राप्त किसी भी वित्तीय या तकनीकी सहायता को स्वीकार करता है। यानी कि जब आप एनर्जी ऑडिटिंग करते समय जितनी भी लोग सलाहकार होते हैं या फिर सलाह देने के लिए रहते हैं उनके लिए, या फिर जो हित में काम करते हैं यानी कि आपके एनर्जी ऑडिट के लिए काम करवाते हैं साथ में मिल करके, उनके लिए, या फिर किसी भी प्राप्त किसी भी वित्तीय या फिर तकनीकी सहायता को स्वीकार करते हैं, यानी किसी ने आपको धन दिया या फिर किसी तरह की सहायता की, उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होता है कि थैंकफुल यानी कि ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है आपका एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि कार्यकारी सारांश। इसमें क्या दिखाना होता है, कार्यकारी सारांश में ऊर्जा लेखा परीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।
संक्षिप्त अवलोकन से क्या मतलब है कि जो आपका एनर्जी ऑडिट हुआ उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकल के आया है, आपके रिकमेंडेशन क्या है, उसका जो है ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त आपका अवलोकन प्रदान करना है। यानी कि आपका ब्रीफ में क्या करना है, ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करके देना होता है किसमें, एग्जीक्यूटिव समरी में। ठीक है, इसके साथ साथ प्रमुख ऊर्जा बचत के अवसर और संभावित लागत बचत का सारांश देता है। यानी कि और कार्यकारी सारांश में एग्जीक्यूटिव समरी में और क्या लिखना होता है, इसमें लिखना होता है कि आप किस तरह से ऊर्जा को बचा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका संभावित लागत बचत यानी कि आपकी कितने मैक्सिमम जो है पोटेंशियल आपकी बचत कॉस्ट सेव कितना हो सकता है, वो सब किसमें लिखना होता है, एग्जीक्यूटिव समरी में लिखना होता है। इसके साथ साथ और क्या लिखना होता है, लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त सहयोग और समर्थन को पहचानने के लिए एक पावती एक संक्षिप्त विवरण शामिल है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि लेखा परीक्षा के दौरान यानी कि जब आप ऑडिटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे किस किस ने आपको जो है कोलैबोरेशन या फिर सपोर्ट किया है, उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, जिसने आपको सपोर्ट किया है उसके लिए क्या करना होता है, ये एक संक्षिप्त जो है विवरण आपको देना होता है कि आप इसमें जो है इन इन लोगों ने हमारी मदद की है। ठीक है, ये चीज़ उसमें किसमें लिखना है, आपको कार्यकारी एग्जीक्यूटिव समरी में लिखना होता है, इतना चीज़। फिर बात करें, फिर आता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। कौन सा आता है, फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आपका एनर्जी ऑडिट है, ठीक है, उसमें यूनिट का परिचय देता है, एनर्जी ऑडिट यूनिट का इंट्रोडक्शन देना होता है और इसके संचालन पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि इंट्रोड्यूस द ऑडिटेड एंटिटी, यानी कि जितनी भी ऑडिटेड एंटिटी होती है उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम किसमें होता है, आपका इंट्रोडक्शन में होता है। एंड प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑपरेशन, यानी कि इसके संचालन के लिए, यानी कि एनर्जी ऑडिट में कौन कौन से आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, यानी कि उसमें चल रही इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, किसमें, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको देनी होती है। इसके साथ साथ इसमें और क्या देना होता है आपको, ऊर्जा लेखा परीक्षा के उद्देश्य और दायरों को बताता है, यानी कि इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, ये किसमें बताता है, आपके इंट्रोडक्शन में आपको बताए जाते हैं। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व की व्याख्या करता है, यानी कि आपके एनर्जी इफिशियंसी और एनर्जी कंजर्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो किसमें आपको बताना है, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है, इंट्रोडक्शन में नॉर्मल हम इंट्रो कराते हैं, क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, हर एक चीज़ की एंटिटी की, हर एक एंटिटी की इंट्रोड्यूस कराते हैं और जितने भी हम अरे जो क्या पर्पज रहे हैं वो हमें बताना होता है, इसके क्या लिमिटेशन हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये हमें बताना होता है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी और किस तरह से एनर्जी को सेव किया जा सकता है, ये किस में बताते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर हम इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ 2 बार लिख गया है तो इस चीज़ को आप एक ही बार लिखना है आपको। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो ये चीज़ एडिट करके आपको दे दूँगा। फिर आपका है मेथडोलॉजी। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथडोलॉजी, आपको दिखाना होता है, क्या दिखाना होगा आपको, मेथडोलॉजी दिखाना होता है। यानी कि डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण, विधि और उपकरणों का वर्णन करता है। यानी कि आपने एनर्जी ऑडिट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, कौन कौन से मेथड आपके द्वारा यूज किए गए हैं, वो आपको मेथडोलॉजी में आपको बताना होता है। उपयोग की गई माप तकनीकी, उपकरणों और सॉफ्टवेयर की व्याख्या करता है। यानी कि कौन कौन से आपने मैपिंग यानी कि मेजरिंग टेक्निक आपने यूज किया हुआ है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने यूज किए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, वो किसमें आपको बताना है, मेथडोलॉजी में आपको बताना होता है। ठीक है, लेखा परीक्षा के दौरान नियोजित समय अवधि और नमूनाकरण विधियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। यानी कि एनर्जी ऑडिटिंग के समय कितना टाइम लगा आपको, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में भी आपको किसमें बताना है, मेथडोलॉजी में बताना होता है। एंड सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी कि आपको एक सैम्पलिंग मेथड भी, आपको एक नमूनाकरण विधि भी आपको उसमें शॉर्ट में आपको बताना होता है कि किस तरह से कौन कौन से मेथड से आपने जो है काम किया है। ठीक है, इस चीज़ को किसमें बताना होता है, मेथडोलॉजी में आपको बताना होता है। ये आपके 6 आपके हो गए, ध्यान से सुनेंगे, टोटल 15 पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा खपत विश्लेषण यानी कि एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस फिर आता है। एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस में क्या होता है कि जो आपके स्रोत हो गए, ठीक है, क्या हो गए आपके जो आपके स्रोत हो गए, यानी कि सोर्स हो गए, बिजली ईंधन आपका हो गया, जैसे कि बिजली हो गया, ईंधन हो गया, इत्यादि सोर्स हो गया आपके द्वारा खपत का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यानी कि जितने भी आपके कंजप्शन होते हैं वो आपको किसमें दिखाना है, ऊर्जा खपत विश्लेषण यानी कि एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस ने आपके जो सोर्सेज हो गए उसके कंजप्शन को दिखाना होता है।
विभिन्न कार्यों या प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा खपत डेटा शामिल है। यानी कि किसी भी कार्य के लिए या फिर किसी भी ऊर्जा की खपत के लिए जो आपका डेटा का खपत, आपका किसी भी प्रोसेस के लिए आपका डेटा का कितना कंजप्शन हुआ है, सब कुछ इसमें दिखाना होता है। उपलब्ध होने पर बेंचमार्क या मानकों के विरुद्ध ऊर्जा खपत की तुलना करता है। यानी कि जो आपके एनर्जी कंजप्शन हुए हैं, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन हुए हैं, तो आपके जो बेंचमार्क मानकों के विरुद्ध, यानी कि जो आपके मानक हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके मानक हैं, यानी कि जो BEE द्वारा स्टैंडर्ड मानक तय किए गए हैं और इसके विरुद्ध उनका पालन न करते हुए कितना आपका एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, वो भी इसी में बताना होता है। ठीक है, तो यानी कि ऊर्जा खपत विश्लेषण एनालिसिस में आपको सिंपल आपके एनर्जी के कंजप्शन को डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा जो आपके एनर्जी के कंजप्शन हुए हैं किसमें बताया जाता है, ये आपके बताए जाते हैं ऊर्जा खपत विश्लेषण में। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा दक्षता उपाय। कौन सा है? ऊर्जा दक्षता उपाय, एनर्जी इफिशियंसी मेजर। यानी कि अब उसमें जब आपने सब कुछ बता दिया तब आपको ये बताना है कि एनर्जी इफिशियंसी के मेजरिंग टेक्निक, यानी कि क्या बताना है कि एनर्जी दक्षता उपाय आपको बताना है। ध्यान से सुनेंगे। लेखा परीक्षित इकाई के लिए विशिष्ट संभावित ऊर्जा बचत उपायों की पहचान और वर्णन करता है। यानी कि आपको ऊर्जा को किस तरह से बचाया जा सकता है, ऊर्जा दक्षता को किस तरह से आपको बचाया जा सकता है, ये किस में बताया जाएगा? ऊर्जा दक्षता उपाय में आपको बताया जाएगा। प्रत्येक उपाय के लिए ऊर्जा बचत क्षमता और संबद्ध लागतों की विश्लेषण प्रदान करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि आपके जितने भी उपाय हैं, यानी कि जितने भी टिप्स हैं, उनके लिए जो भी ऊर्जा आपकी बचत हुई, ठीक है, ऊर्जा बचत जितनी भी हुई, ऊर्जा बचत की कैपेसिटी जितनी भी है, उससे संबंधित जितने भी कॉस्ट आपके लगते हैं, वो सब की चीज़ इसमें बताना होता है। आपका ऊर्जा दक्षता उपाय में आपको बताने होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉस्ट से रिलेटेड एनालिसिस करके आप कितने एनर्जी को सेव कर सकते हैं, वो किस में आपको बताना होता है? ऊर्जा दक्षता उपाय में आपको बताना होता है, इस वाले सेक्शन में आपको बताना होता है। उसी में क्या है आपका, उनके प्रभाव, व्यवहार्यता और लौटाने की अवधि के आधार पर उपायों की प्राथमिकता देता है। यानी कि क्या करता है कि आप उसके प्रभाव, यानी कि जो आप एनर्जी सेव करते हैं उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वह उसका जो व्यवहार्यता किस तरह से होता है, यानी कि उसकी फिजिबिलिटी किस तरह से चेक की जा सकती है, उसके लौटाने की अवधि यानी कि ROI, यानी कि पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड यानी का क्या कहने का मतलब है कि जितना मान लीजिए मैंने कॉस्ट लगाया, यानी कि अपग्रेड करने हैं वाले हैं हम, अपग्रेड करते समय हमने कितना पैसा लगाया, हमने मान लीजिए कितना पैसा लगाया, 100 रुपये लगाया अपग्रेड करते हुए, ठीक है, और उस 100 रुपये में हमारा कितने की बचत हो रही है? 20 रुपये की बचत हो रही है। यानी कि पहले का कहने का मतलब है, पहले हमारा लग रहा था, जितना भी पैसा लग रहा था उसमें हम लगाया हमने 100 रुपये, और उस जितना भी पैसा लग रहा था उसमें से हमारा 20 रुपये की बचत हो रही है। अब ये जो 20 रुपये की बचत हो रही है, यानी कि पहले मान लीजिए हमारा कितना भी खर्च हो रहा था, मान लीजिए 100 रुपये खर्च हो रहा था, इस 100 रुपये में हमारा 20 रुपये की बचत हो रही है जब हमने 100 रुपये और खर्च किया। यानी कि हमने 100 रुपये का मान लीजिए कोई सा प्लांट लगा लिया, तो उस 100 रुपये के प्लांट में जब हमने प्लांट अपग्रेड कर लिया तो उसमें हमारा जितना भी पैसा लग रहा था उससे हमारा 20 रुपये कम खर्च हो रहा है। अब इस 20 रुपये हमारा 100 रुपये बराबर पूरा करना है। यानी कि अगर मान लीजिए हम यही प्लांट अगर 5 साल और चलाते, 5 साल और चलाते तो हमारा 100 रुपये खर्च हो जाता, 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता। अब ही मान लीजिए हम ये प्लांट लगवा लिया 100 रुपये वाले, यानी कि अपग्रेड करवा लिया, तो अपग्रेड कराने के बाद से हमने कितना साल चलाया? मान लीजिए 5 साल चलाया, 5 साल में 100 रुपये हमारा बचाइए, 100 रुपये बचाया, 100 रुपये की चीज़ हमने लगाया, 100 रुपये बचा दिए 5 साल में, यानी कि हमारा पे बैक टाइम कितना आ जाएगा? पे बैक टाइम हमारा आ जाएगा 5 ईयर। ठीक है, यानी कि 5 सालों में हमारा जो है जितना भी हमने लगाया है वो हमारा वसूल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। अब ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट कौन सा आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम और उपकरण का विस्तृत विश्लेषण, यानी कि डिटेल एनालिसिस ऑफ सिस्टम एंड इक्विपमेंट। डिटेल एनालिसिस ऑफ सिस्टम एंड इक्विपमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि ऊर्जा खपत में योगदान देने वाली विशिष्ट प्रणालियों यानी कि सिस्टम और उपकरणों का विश्लेषण करता है। यानी कि ऊर्जा खपत में जितने भी आपके सिस्टम हैं, ठीक है, ऊर्जा खपत में जितने भी आपके सिस्टम यूज हो रहे हैं उसके, और जितने भी सिस्टम यूज हो रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उसका आपको विश्लेषण करना होता है। इसमें विश्लेषण करने पे उनके परफॉर्मेंस, उनकी इफिशियंसी और उनके परिचालन स्थितियों का आकलन करता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, उसके एक्सेस को आपको, उसका जो क्या करता है, एक्सेस करता है, यानी कि आकलन करता है उसके परफॉर्मेंस को, इफिशियंसी को
एंड ऑपरेटिंग कंडीशन को क्या करता है, ये एक्सेस करता है, यानी कि क्या करता है, आकलन करने का काम किसमें होता है, सिस्टम एंड उपकरण का विस्तृत विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस करने का काम जितना भी आपको दिखाना होगा तो आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा बचत के अवसर, संभावित उन्नयन और रेट्रोफिट विकल्पों की पहचान करता है, यानी कि इसमें ऊर्जा बचत के कितने अवसर हो सकते हैं उसको एनालिसिस करके सारी रिपोर्ट इसमें देना होता है, इस वाले आपके सेक्शन में आपको देना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, वित्तीय विश्लेषण, यानी कि अब करना है फाइनेंशियल एनालिसिस। सब कुछ हमने करके देख लिया, सब कुछ करने के देखने के बाद से अब करना है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या करके देखना होता है, इसमें ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने की वित्तीय व्यवहार्यता और लाभों का मूल्यांकन करता है, यानी कि किस तरह से आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, उसको जो उपाय है, उसके जो टिप्स है उसको लागू करना जो है, उसको लागू करने की वित्तीय जो आपकी फिजिबिलिटी रहती है, उससे क्या लाभ हो सकते हैं हमें, ये चीज़ किसमें दिखाना होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस में दिखाना होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कुल कितनी लागत आएगी आपकी, यानी कि जो आप प्लांट आप लगाने वाले हैं, जो अपग्रेड करने वाले हैं, इसमें लागत कितनी आएगी, अनुमानित ऊर्जा बचत, कितनी ऊर्जा बचत होगी जब आप ये अपग्रेड कर देंगे इसे फिर, और इसकी लौटाने की अवधि की गणना करना होता है, यानी कि पे बैक पीरियड की गणना करना होता है। यानी कि मान लीजिए वही मैंने आपको बताया कि 100 रुपये खर्च होने वाले हैं, तो भैया जो मेरे 100 रुपये लगा रहा हूँ, वो जो हम लगा रहे हैं अपग्रेड करने पे जो हमारी एनर्जी सेव होगी उस 100 रुपये में से, उस 100 रुपये में से तो कितने साल में वो मेरे 100 रुपये के बराबर होगी, ये चीज़ किसमें दिखाना होता है, ये चीज़ इसी में दिखाना होता है। ठीक है, निवेश पर रिटर्न, यानी कि आरओआई जो है, और शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी कि एनपीवी जैसे वित्तीय मैट्रिक्स पर विचार करता है, यानी कि इसमें ये दिखाता है कि हमारा आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे कितने साल में जो है हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम इन्वेस्टमेंट पे कितने % का रिटर्न हमको मिलने वाला है, कितना एनर्जी हमको सेव करके देने वाला है, उसको कहते हैं निवेश पर रिटर्न। ठीक है, निवेश पर रिटर्न उसको कहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, कौन सा है, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन है आपका अक्षय ऊर्जा क्षमता। लेखा परीक्षित इकाई में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने की व्यवहार्यता का आकलन करता है, यानी कि इसमें क्या आपको बताया जाएगा, इसमें आपको ये बताया जाएगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी का आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपको रिन्यूएबल एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें रिन्यूएबल एनर्जी लगा सकते हैं। संभावित अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सौर, पवन, बायोमास आदि की पहचान करता है, यानी कि इसमें क्या करता है कि जो भी आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि आपके कौन कौन से, आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास ऊर्जा हो गया, इन सब की आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद से आपको ये बताता है कि इसकी क्या कैपेसिटी रहने वाली, किस तरह से आपकी एनर्जी को आप ये कितने सालों के लिए कितना एनर्जी आपको ये सेव करके देगी। ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्या होने वाली है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, पर्यावरण लाभों पर मूल्यांकन करता है, यानी कि जो आप इसमें क्या आपको दिखाना रहता है, इस सेक्शन में आपको दिखाना रहता है कि आपका जो ऊर्जा है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसका कॉस्ट क्या आने वाला है, और इसका जो पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ने वाले, इन सब की किस में दिखाएंगे, या आप दिखाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में आप दिखाएंगे इन सब चीज़ों को, कि जब आप रिन्यूएबल एनर्जी को आप यूज करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, आपका कॉस्ट के साथ साथ आपकी प्रोडक्शन रेट कितना रहने वाला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रहने वाला है। उसके साथ साथ आपको ये दिखाना होता है कि इसमें जो है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ें किसमें दिखाना होता है, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में आपको दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद है पानी की खपत का विश्लेषण, यानी कि वाटर कंजप्शन एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि पानी की खपत के पैटर्न का विश्लेषण करता है, यानी कि पानी का कंजप्शन किस तरह से होता है, उसके पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद क्या करता है कि पानी की बचत के उपायों की पहचान करता है, यानी कि सब कुछ एनालिसिस कर लिया कि पानी के कंजप्शन किस तरह से हो रहा है, उसके पैटर्न को समझने के बाद से क्या करता है कि पानी को किस तरह से और बचाया जा सकता है, ये जो है ये किस में दिखाया जाता है कि पानी को किस तरह से आप बचा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसके लिए एनर्जी ऑडिट तैयार किया जा रहा है, तो उसमें ये चीज़ बताना होता है कि आप जो है इतने पानी का यूज कर रहे हैं, हमने पैटर्न इस तरह से एनालिसिस किया हुआ है, जब हमारे थ्रू आप जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है उसके थ्रू आप इस तरह से लगाएंगे, काम करेंगे, तो आपका पानी इतना पानी की आपकी बचत हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें दिखाना होता है, ये चीज़ इसमें दिखाना होता है। फिर क्या है, जल स्रोतों, खपत के आंकड़े और दक्षता सुधार के अवसरों पर डेटा प्रदान करता है, यानी कि क्या करता है कि वाटर जो सोर्स होते हैं उस पे, और जो इसका कंजप्शन फिगर है, यानी कि कितना वाटर जो सोर्स है हमारा, सोर्स के साथ साथ जो कंजप्शन फिगर है हमारा, कितना कंजप्शन हो रहा है, एंड इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, और किस तरह से उसकी इंप्रूवमेंट, यानी कि उसका जो दक्षता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी है, किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी इसी में बताया जाता है। ठीक है, जल संरक्षण उपायों को लागू करने से संभावित जल और ऊर्जा बचत का अनुमान लगाता है, यानी कि क्या है कि जो आपके जल संरक्षण, यानी कि जो आपका वाटर कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन की जो टिप्स है वो आपको लागू करने से संभावित जल, यानी कि कितना जल आप बचा सकते हैं,
और जल कितना, जल के साथ साथ आप कितना ऊर्जा का बचा सकते हैं, कितना ऊर्जा बचा सकते हैं, ये सब एस्टिमेट करके इस सेक्शन में आपको लिखना होता है। ठीक है, जो यानी कि जो भी ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद से वो इसमें वाटर वाले सेक्शन में लिखता है। वाटर वाले सेक्शन में क्या लिखता है कि आप किस तरह से कितना एनर्जी को पैटर्न उसने एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस के दौरान वह कितना एनर्जी को सेव कर सकता है और किस तरह से वाटर को कितना एनर्जी के साथ साथ कितना वाटर कंजर्व कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको उसमें जो है लिख करके वो देता है। उसके बाद है रिकमेंडेशन। ठीक है, सब कुछ जो है ऑडिट कर लिया गया होता है, तो वो रिकमेंड करता है कि आप जो है एनर्जी ऑडिट के दौरान जो कुछ भी उसने देखा होता है, जो कुछ उसने सुधारा होता है, मतलब एनालिसिस किया होता है, वो रिकमेंड करता है। रिकमेंड जो अपना फॉर्मेट तैयार करता है, उस फॉर्मेट में रिकमेंडेशन के तौर पे लिखा जाता है कि क्या लिखा जाता है कि किस तरह से उसके कंक्लूजन क्या रहे हैं, किस तरह से आप एनर्जी उसमें सेव कर सकते हैं, आपका कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना आपका कॉस्ट लगने वाला है, ये सब रिकमेंड करके वो उसमें फॉर्मेट में तैयार करके देता है। यानी कि ऊर्जा लेखा परीक्षा से प्रमुख निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को सारांशित करता है। यानी कि इसमें क्या रिकमेंडेशन में लिखना होता है कि जो आपके एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड जो है प्रमुख कंक्लूजन लिखना होता है और उसके बाद रिकमेंडेशन भी आपको इन ब्रीफ यानी कि सारांश में लिखना होता है। उसके संभावित प्रभाव यानी कि जो आपने रिकमेंडेशन किया है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके क्या पोटेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं, वो आपको लिख करके देना होता है ऑडिट करने वाले को। और व्यवहार्यता के आधार पर ऊर्जा बचत उपायों को प्राथमिकता देता है और जो है फिजिबिलिटी के आधार पे क्या करता है कि ऊर्जा बचत किस तरह से हो सकता है, उसके जो है उस पर जोर देते हुए जो है रिकमेंड करके वो देता है। सुझाई गई कार्यान्वयन समय सीमा और जिम्मेदार पक्षों के साथ एक कार्य योजना प्रदान करता है। यानी कि क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक एक्शन प्लान, यानी कि एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है विथ सजेशन के साथ में, सजेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका सजेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन के साथ में एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है। टाइम लाइननेस एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, यानी कि क्या करता है कि सुझाई गई कार्यान्वयन समय सीमा और जिम्मेदार पक्षों के साथ में एक कार्य योजना जो है प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। रिकमेंडेशन में क्या करना है, रिकमेंडेशन में रिकमेंड करेगा, ठीक है, यानी कि उसको सुझाव देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन। ठीक है, इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यानी कि ऊर्जा लेखा परीक्षा के समग्र परिणामों का सारांश होता है। यानी कि जितनी भी एनर्जी ऑडिट करते हुए जो जो काम किया उसने, ठीक है, जो जो काम किया, जो जो एनालिसिस किया, जो जो उसका डेटा निकल के आया, वो सबको ब्रीफली जो है कंक्लूजन में उसको दिखाना होता है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व को बताना होता है और इसके लाभों पर जोर देता है। यानी कि जो है ऊर्जा कंजर्वेशन के, एनर्जी कंजर्वेशन को महत्व को बताया जाता है इस फॉर्मेट में, और इसके साथ साथ इसके क्या लाभ हो सकते हैं, किस तरह से आपको उसके एनर्जी को सेव करने के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, वो किस में दिखाएगा, कंक्लूजन में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अपेंडिसेज, यानी कि परिशिष्ट में क्या होता है, अतिरिक्त सहायक डेटा, यानी कि इसके साथ साथ वो जो है एडिशनल जो है सहायक डेटा प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, फिर आपका टेक्निशियल आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब किस में देता है, अपेंडिक्स में यानी अपेंडिसेज में यानी कि परिशिष्ट में तैयार करके देता है। ठीक है, संदर्भ, डेटा स्रोत और कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करता है, यानी कि किसी भी तरह की एडिशनल जो है डेटा देना होता है, कोई भी दस्तावेज देना होता है या फिर सहायक डेटा देना होता है, फ्लो चार्ट वगैरह देना होता है, तो किसमें देता है, वो अपेंडिसेज में वो देता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है किसी भी फॉर्मेट यानी कि एनर्जी ऑडिट फॉर्मेट को तैयार करने के लिए ये टोटल 15 सेक्शन को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, 15 सेक्शन को फॉलो करने के बाद जो है इस तरह से जो है क्या किया जाता है, एक चार्ट तैयार किया जाता है, एक फॉर्मेट तैयार करके दे दिए जाते हैं। अब ये जो सेक्शन होते हैं 15, ध्यान से सुनिए, ये जो सेक्शन होते हैं 15 आपके प्लांट की जरूरत के हिसाब से होते हैं या फिर इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से घट या बढ़ भी सकते हैं सेक्शन। ठीक है, घट या बढ़ भी सकते हैं, उसी हिसाब से ये जो है सेक्शन तैयार करके दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपकी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है आपको समझ में आया होगा। रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में लेकर के आना है। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो आपके रिपोर्ट फॉर्मेट आपको तैयार करके दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपके एशियन के बुक में भी देखा, आपके सार्थक के बुक में भी देखा, और बहुत सारी यूट्यूब पे सर्च करने के बाद ही मैंने सब जगह से एक ही डेटा, यानी कि जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही डेटा सब जगह आपको मिल रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद से आपको ये सारे डेटा आपको प्रोवाइड किए हैं। आप इस डेटा को लिख करके आते हैं तो एग्जाम में एक भी नंबर कटने के चांसेस आपके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा को लिखना है। जब ये फॉर्मेट आप तैयार करके देते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, तो भरोसा रखिए आप। ठीक है, अब चलते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। यानी कि एक एनर्जी फॉर्मेट तैयार किया है किसके थ्रू पर, यानी कि मैंने एक आपको एनर्जी फॉर्मेट जो है एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एनर्जी फॉर्मेट बता रहा हूँ। किसका एग्जाम्पल है ये, इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है ये।
एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एनर्जी फॉर्मेट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एनर्जी का जो रिपोर्ट फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाता है एक इंडस्ट्री के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री के बारे में इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्री का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, यानी कि इंडस्ट्री किस तरह की है, उसका लोकेशन कहाँ पे, उसकी फैक्ट्री साइज क्या है, प्लांट साइज क्या है, उसका ऑपरेशनल आवर यानी कि कितने घंटे वहाँ पे काम चलने वाले होते हैं, प्रोडक्शन आउटपुट यानी कि उसका उत्पादन दर क्या होता है। ये सब पहले हम इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के बारे में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद से ध्यान से देखेंगे एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस, यानी कि फिर हम उस क्या कहते हैं उस इंडस्ट्री में जा करके विजिट करके हम देखते हैं एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस, यानी कि किस तरह से उस इंडस्ट्री में एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है उसका एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखेंगे किस तरह से एनर्जी सोर्सेज, सबसे पहले देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं। एनुअल एनर्जी कंजप्शन, यानी कि किस तरह से वहाँ पे एनुअल कितना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी, क्या कॉस्ट एनर्जी की आ रही है वहाँ पे। एनर्जी यूज इंटेंसिटी, यानी कि उसको जो एनर्जी यूज है उसको किस इंटेंसिटी पर उस एनर्जी का यूज किया जा रहा है। और कंपेरिजन टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से उस एनर्जी को कंपेयराइज किया जाता है, यानी कि कंपेरिजन किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, फिर उस इंडस्ट्री में जा करके साइट विजिट करके उसका जो कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का, किस उद्देश्य से हो रहा है, किस कौन से उसके सोर्स है वहाँ पे एनर्जी के, ठीक है। क्या कॉस्ट क्या आ रही है, एनुअल कॉस्ट क्या आ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है उसको यूज करने का, ये सब हम पता करते हैं किसमें, एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस में हम ये सब उसमें लिख करके देते हैं। फिर है प्रोसेस एनालिसिस। फिर जो है यानी कि कोई ऑडिटर अगर गया हुआ है इंडस्ट्री में, फिर क्या करेगा, प्रोसेस एनालिसिस करेगा, यानी कि मेजर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो उसके प्रोसेस हैं उसको लिखेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा। इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज, वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट और मशीनरी यूज हुए हैं वो चेक करेगा। एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस, किस तरह से एनर्जी का कंजप्शन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे उस चीज़ को चेक करेगा। इक्विपमेंट एफिशिएंसी असेसमेंट, यानी कि उसके जो इक्विपमेंट है कितनी इफिशियंसी असेसमेंट है वो चेक करेगा, यानी कि कितनी दक्षता अनुपालन करते हैं, दक्षता अनुपालन करने वाला कितने इक्विपमेंट है उस तरह को चेक करेगा उसमें। ऑपरेटिंग पैरामीटर एंड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर, जो संचालन पैरामीटर है, यानी कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर को देखता है। उसके बाद एनर्जी लॉसेज इनएफिशिएंसीज, यानी कि जो अदक्षता है, यानी कि कितने एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये सब भी जो है एनालिसिस करता है। यानी कि इस वाले कॉलम में क्या करता है, प्रोसेस एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से प्रोसेस किए जाएंगे, यानी कि एनर्जी को ऑडिट करने के लिए वो सब जो है इसमें देखता है, ठीक है। प्रोसेस एनालिसिस करने के बाद में वो क्या करता है, लाइटिंग एनालिसिस करता है, यानी कि जो भी लाइट लगे हुए हैं उस इंडस्ट्री में उसको एनालिसिस करने का काम करता है। यानी कि सबसे पहले चेक करेगा लाइटिंग की टाइप क्या है, नंबर ऑफ फिक्सचर, यानी कि कितने लाइट लगे हुए हैं वहाँ पे, पावर कंजप्शन, यानी कि जो लाइट लगे हुए हैं उसका कंजप्शन कितना किया जा रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है उस लाइट का। लाइटिंग कंट्रोल, यानी कि लाइटिंग कंट्रोल क्या करने का क्या मतलब है, यानी कि उसमें वहाँ पे चेक किया जाएगा कि सेंसर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, टाइमर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद प्रपोज्ड अपग्रेड, या उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या अपग्रेड किए जा सकते हैं उसमें। उसके बाद एस्टिमेटिंग सेविंग, यानी कि उसके बाद अपग्रेड करने के बाद से कितना कॉस्ट सेव हो करके आएगा उस इंडस्ट्री का, ये चीज़ किसमें आएगा, लाइटिंग एनालिसिस में करने के दौरान जो है इतना काम किया जाता है। जब लाइटिंग एनालिसिस कर लिया उस इंडस्ट्री में, उसके बाद किया जाएगा हीटिंग वेंटिलेशन एंड एसी, यानी कि एयर कंडीशनिंग एनालिसिस। क्या चेक किया जाएगा, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एनालिसिस चेक किया जाएगा। इसमें क्या चेक किया जाएगा, हीटिंग सिस्टम, यानी कि कितने हीटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, कूलिंग सिस्टम कितने यूज किए जा रहे हैं, और इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जो उपकरण वहाँ पे यूज हो रहे हैं उसकी इफिशियंसी क्या है। कंट्रोल्स एंड स्टेप पॉइंट्स, यानी कि क्या है कि जो उसके कंट्रोल्स हैं, यानी कि कंट्रोल किस तरह से उसके हैं, जो डिवाइसेज उपकरण यूज हो रहे हैं उसके कंट्रोल्स, यानी कि कंट्रोल्स मतलब वही है ना सेंसर और टाइमिंग वाला, तो यहाँ से भी उसे वही मतलब है कि क्या उसमें कंट्रोल्स किस तरह से उसके हैं, किस कौन कौन से सेट पॉइंट उसमें यूज किए गए हैं। उसके प्रपोज्ड अपग्रेड, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या अपग्रेड किए जा सकते हैं, यानी कि जो सिस्टम उसमें लगा हुआ है उसमें क्या अपग्रेड किए जा सकते हैं। फिर क्या चेक किया जाता है, एस्टिमेटेड सेविंग कॉस्ट, यानी कि जो हम उसमें अपग्रेड करेंगे उसमें कितना कॉस्ट बच करके आएगा, ठीक है। यह चीज़ कर लिया उसने। उसके बाद क्या करता है कि उसके बाद इंडस्ट्री में चेक किया जाएगा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, यानी कि क्या चेक किया जाएगा, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम चेक किया जाएगा उसमें, यानी कि कंप्रेसर के टाइप, यानी कि कौन कौन से कंप्रेसर के टाइप लगे हुए हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है कंप्रेसर की। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रेशर, यानी कि किस तरह से वो प्रेशर को ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद प्रपोज्ड अपग्रेड, उसके बाद यानी कि कौन कौन से अपग्रेड होंगे उसमें। अपग्रेड होने के बाद से क्या होगा उसमें,
एस्टिमेट सेविंग यानी कि कौन कौन से उसमें सेविंग यानी कि कितना बचत किया जा सकता है, ठीक है। एयर डिमांड प्रोफाइल उसमें चेक होता है, लीकेज असेसमेंट भी उसमें चेक किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले पॉइंट पे ये था, ध्यान से देखेंगे, पहले पॉइंट पे ये चेक होगा, दूसरे पॉइंट पे ये चेक होगा, तीसरे पॉइंट पे ये चेक होगा, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये और छठे पे ये, ठीक है। इस तरह से किया जाता है, यानी कि पहले एयर कंप्रेसर टाइप कैपेसिटी चेक होगा, उसके बाद एयर डिमांड प्रोफाइल उसकी देखी जाएगी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रेशर देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा लीकेज असेसमेंट, क्या लीक वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रपोज्ड अपग्रेड कौन कौन से किया जा सकते हैं, उस अपग्रेड को करने में कितनी पैसे की बचत होगी, ठीक है। ये चीज़ उसमें गिना जाता है, यानी कि इंडस्ट्री को फॉर्मेट तैयार करने के लिए जब जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा मोटर सिस्टम, क्या देखा जाएगा, मोटर सिस्टम देखा जाएगा कि कौन कौन से मोटर लगे हुए हैं, किस टाइप के मोटर लगे हुए हैं, उसकी पावर रेटिंग क्या है मोटर की, ऑपरेटिंग आवर्स यानी कि कितने घंटे उस मोटर से यूज किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, इफिशियंसी ऑफ मोटर यानी कि मोटर की इफिशियंसी कितनी है, मोटर कंट्रोल किस तरह से है यानी कि वेरिएबल की स्पीड क्या है, जो ड्राइवर्स हैं उसके लगे हुए हैं, ड्राइव लगे हुए हैं, उसकी स्पीड कितनी है, और प्रपोज्ड अपग्रेड कौन कौन से अपग्रेड किए जा सकते हैं, और एस्टीमेट सेविंग एनर्जी कॉस्ट यानी कि कितना सेव करके हमें ये देगा, ठीक है। ये चीज़ हम किसमें चेक करते हैं, ये चेक करके देते हैं किसमें, हम मोटर सिस्टम में चेक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद चेक किया जाता है स्टीम सिस्टम, यानी कि जो हाथ सिस्टम होते हैं, स्टीम सिस्टम चेक किया जाता है उस इंडस्ट्री का। स्टीम जनरेशन सोर्स कौन कौन से हैं उसमें, बॉयलर इफिशियंसी कितनी है, स्टीम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, और कंडेंसेट रिकवरी कितनी है उसकी, और प्रपोज कौन कौन से अपग्रेड किए जा सकते हैं और कितने सेव होकर के आएंगे उसमें से, ये चेक किया जाता है स्टीम वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग सिस्टम देखा जाता है कि रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट का टाइप कौन कौन से हैं पहले नंबर पे, ठीक है, कौन कौन से टाइप के लगे हुए हैं। फिर आता है कूलिंग टावर सिस्टम लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, कौन किस तरह के लगे हुए हैं, कितनी इफिशियंसी है इसकी, ये देखा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे देखा जाता है इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जो आपको उपकरण लगे हुए हैं वो कितनी इफिशियंसी के हैं। फिर इसमें देखा जाएगा चौथे नंबर पे कंट्रोल्स एंड सेट पॉइंट, कंट्रोल इसके क्या है, सेट पॉइंट कौन कहाँ पे लगे हुए हैं, कौन कौन से सेट पॉइंट्स हैं इसके। फिर प्रपोज्ड अपग्रेड वहीं पे देखा जाएगा, प्रपोज्ड अपग्रेड देखा जाएगा, और उसके बाद इसका देखा जाएगा कितना हम अपग्रेड करने के बाद से कितना एस्टिमेशन यानी कि कितना कॉस्ट हमें सेव करके देगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया इसमें। रेफ्रिजरेशन के बाद से अगर हम क्या देखते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में क्या देखा जाएगा, प्रोसेस हीट रिकवरी, यानी कि जो हीट है, यानी कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा जो वेस्ट हो जा रहा है उसको हम किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं वो देखा जाएगा। यानी कि हीट रिकवरी के अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से देखे जाएंगे, कौन कौन से है अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। हीट एक्सचेंजर टाइप, यानी कि हीट जो है एक्सचेंजर के कौन कौन से टाइप लगे हुए हैं या फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं उसमें। और रिकवरेबल हीट अमाउंट, यानी कि कितना हम हीट अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। प्रपोज्ड हीट रिकवरी, यानी कि संभावित जो है हीट रिकवरी कितना हो सकता है सिस्टम में। उसके बाद एस्टीमेट सेविंग, यानी कि जो है कितना सेव हम किया जा सकता है, यानी कि ठीक है, यानी कि अपग्रेड करने पे कितना हमारा हो जाएगा और कितना सेव निकल के आएगा, ये चीज़ चेक कर लेते हैं। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी संभावित है वो चेक करता है, जैसे कि सोलर पैनल जो है उसके फिजिबिलिटी चेक किया जाता है, विंड पावर फिजिबिलिटी चेक किया जाता है, बायोमैस या फिर बायोगैस फिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, एस्टिमेटेड एनर्जी जनरेशन फिजिबल चेक किया जाएगा, सिस्टम कॉस्ट एंड पे बैक पीरियड, यानी कि जो हम लगाएंगे ये, यानी कि ये सब चीज़ें जो उसमें लगाया जाएगा, यानी कि सोलर पैनल अगर उसमें लगा दिया जाए, विंड पावर फिजिबिलिटी अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, बायोमास उसमें ऐड कर दिया जाए, इन सब की एस्टिमेट कितना आने वाला है। उसके बाद जो सिस्टम कॉस्ट आएगा उस सिस्टम कॉस्ट को पे बैक, यानी कि उसको पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, ये सारा चेक करते हैं किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल चेक करने में चेक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद चेक किया जाता है वाटर कंजप्शन एनालिसिस। वाटर कंजप्शन में क्या है कि वाटर का सोर्स कहाँ है, यानी कि कहाँ से पानी लिया जा रहा है इसमें से, वाटर का कंजप्शन कितना हो रहा है, वाटर एफिशिएंसी मेजरमेंट चेक किया जाएगा, एस्टीमेट ऑफ वाटर सेविंग और कितना वाटर को सेव किया जा सकता है, ये सब चेक होगा। फिर उसके बाद होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में ध्यान से देखेंगे क्या क्या होगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होने वाला है कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, कितना कॉस्ट आने वाला है इंडस्ट्री में। एस्टीमेटेड एनुअल एनर्जी सेविंग, और आपका वो जो कॉस्ट आएगा उसमें जो है एनुअल कितना एनर्जी आपका सेव करके देगा, यानी कि मान लीजिए पहले जो है इतना कॉस्ट आता था, अब क्या होता है कि 20% बचा करके हमें एनर्जी सेव करके देगा, यानी कि जो है साल के 2 लाख रुपए बचा करके देगा अगर हम उसको अपग्रेड करते हैं तो। कॉस्ट सेविंग ओवर टाइम, जो कॉस्ट है जो सेव होगा उसका ओवर टाइम कितना होने वाला है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI, यानी कि जो है कितने % जो है रिटर्न हमें देने वाला है, यानी कि अपग्रेड करने के बाद से। जब ये सारी चीज़ें देख ली जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, यानी कि सबसे पहले आपका फंड जो आपके निष्कर्ष आए हैं, निष्कर्ष को क्या किया जाएगा, आपको समराइज किया जाएगा, समराइज करके आपको बताया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, क्या किया जाता है,
प्रियोरिटाइज रिकमेंडेशन, यानी कि आपकी जो प्राथमिकता होगी उसके हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसके बाद क्या होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट आपका स्टेप आता है, यानी कि जो वहाँ पे आप एनर्जी ऑडिट करने जाते हैं, एनर्जी ऑडिट करने वाले के बाद जब वो मान जाते हैं, हम रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करके दे देते हैं, जब वो रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करने के बाद जब देखते हैं, जब वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करके देना होता है। वहाँ पे वेंडर वगैरह का नाम देना होता है, यहाँ से कहाँ से आप प्रोडक्ट मंगाने वाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, ये सब देना होता है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद से अब ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे टेबल आपको दिखाया हुआ है। टेबल किस चीज़ का है, ध्यान से देखेंगे, एनर्जी कंजप्शन प्रोफाइल। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, मैंने आपको इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया है, तो इस इंडस्ट्री में मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे, देखना क्या है, ध्यान से देखेंगे, हाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमने क्या देखा, लाइटिंग देखा। लाइटिंग पे हमने देखा कि वहाँ पे 10,000 किलोवाट पर आवर जो है लाइटिंग का कंजप्शन किया जा रहा है। ठीक है, कितना कंजप्शन किया जा रहा है लाइटिंग पे, यानी कि उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में 10,000 किलोवाट पर आवर का जो है कंजप्शन किया जा रहा है, कितना एनर्जी का। ठीक है, जो कि पूरे एनर्जी की कंजप्शन का 30% है, जो कि पूरे एनर्जी के कंजप्शन का 30% है। फिर उसके बाद हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो है 15,000 किलोवाट पर आवर का एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, जो कि पूरे एनर्जी कंजप्शन का 45% है। जो अप्लियंस है, यानी कि जो उपकरण है, उसके जो डिवाइसेज इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, वो 5,000 जो है किलोवाट पर आवर जो है यूज किए जा रहे हैं कंजप्शन, जो कि पूरे कंजप्शन का 15% है। फिर अदर जो कंजप्शन हो रहे हैं वो 2,000 किलोवाट पर आवर का कंजप्शन हो रहे हैं, जो कि पूरे कंजप्शन का 10% है। यानी कि अगर बात करें उस टोटल इंडस्ट्री में 32,000 किलोवाट पर आवर का कंजप्शन हो रहा है। कितना हो रहा है, 32,000 किलोवाट पर आवर का कंजप्शन हो रहा है, जो कि पूरा मिलाकर के कितना है, 100% है। अब इसमें क्या करना होता है, हमने देख लिया कि उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, इतना कंजप्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकमेंडेशन, एनर्जी सेविंग जो है अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, यानी कि जो है उस इंडस्ट्री में कितना एनर्जी को सेव किया जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा, ओके, ध्यान से देखेंगे, उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करें। अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, यानी कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है एनर्जी को सेव करने के लिए। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब देखना क्या है, अगर हम जो है लाइटिंग का खर्च आ रहा था 10,000 वाट पर आवर। ठीक है, अगर हम अपग्रेड को लाइटिंग को अपग्रेड कर दें किसमें, एलईडी लाइट में, अगर हम उस इंडस्ट्री में लाइट को अपग्रेड कर दें एलईडी लाइट में, तो कितना कंजप्शन हो जाएगा, मान लीजिए उसका आधा हो जाएगा, 5,000 किलोवाट पर आवर हो गया। ठीक है, तो कितना इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितना आएगा, 10,000। ध्यान से सुनेंगे, 10,000 जो है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आया। ये रुपए में है, डॉलर मत समझिएगा, डॉलर नहीं, ये रुपए है, मान लीजिए डॉलर में मान लेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या कहने का मतलब है कि 10,000 रुपए जो है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आया, कितना एनर्जी सेव कितना करके देगा, 5,000 किलोवाट पर आवर देगा, यानी कि जस्ट आधा कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आ रहा है 10,000। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये पे बैक पीरियड है, यानी कि जो 10,000 रुपये हम लगाएंगे, वो 10,000 रुपये हमारा कितने सालों में निकल करके आएगा। तो हमने देखा कि हमारा जो है एनर्जी यूज कर रहा था कितना, 10,000। एनर्जी कितना यूज करेगा, आधा। जब हम 10,000 से 5,000 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि आधा को, तो कितना साल निकल के आएगा, यानी कि एक साल में, यानी कि देखेंगे कि एक साल में हमारा कितना एनर्जी कितना कंजर्व करके देता है, तो देता है 5,000 किलोवाट पर आवर, यानी कि एक साल में हमारा 5,000 किलोवाट पर आवर एनर्जी सेव कर रहा है। तो 2 सालों में कितना करेगा, 10,000 पर आवर करेगा। ठीक है, 10,000
जो है किलोवाट पर आवर करेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है 10,000। ठीक है, यानी कि हमें जो है 2 सालों में जो है जितना पैसा हम लगाएंगे 10,000 वो है उतना हमारा पूरा वसूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 2 सालों में पे बैक पीरियड क्या होने वाला है, 2 सालों में हमारा जो है पूरी एनर्जी का खर्च हमारा निकल के आ जाएगा। उसी तरह से क्या करते हैं, इंस्टॉल प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट, यानी कि थर्मोस्टेबल यानी कि प्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट से मतलब है कि यहाँ पे सेंसर वगैरह को हम लगा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो है हमारा 4000 किलोवाट पर आवर का एनर्जी सेविंग होगा। इसमें कितना एनर्जी सेव हो गया, 4000 किलोवाट पर एनर्जी का सेव होगा। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितना निकल के आएगा, 2500, यानी कि जो हम इंस्टॉल करेंगे प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट इंस्टॉल करेंगे उसमें खर्च कितना निकल के आ रहा है, उसमें खर्च निकल के आ रहा है 2500। कितना, $2500, $2500 खर्च निकल के आ रहा है मान लीजिए। तो उसमें क्या होगा, कितना कितना दिन में हमारा पे बैक है, या जो 2500 निकल के आ रहा है 4000 किलोवाट पर आवर बचाते हैं तो कितने दिन में हमारा पूरा हो सकता है, 1.5 सालों में हम इस पैसे को अपना पे बैक टाइम यानी कि 1.5 सालों में हम सारा पैसा वसूल हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से देखें इंप्रूवमेंट इंसुलेशन, अगर हम इंसुलेशन को पूरी तरह से इंप्रूवमेंट कर दें, सुधार कर दें, तो हमने देखा कि 3000 किलोवाट पर आवर हमारा जो है बिजली का कंजप्शन जो है बच सकता है। लेकिन हम जो इंप्रूवमेंट इंसुलेशन इंप्रूवमेंट करेंगे उसमें कॉस्ट कितना आ रहा है, 15,000। कितना आ रहा है, 15,000 कॉस्ट आ रहा है। उसके हिसाब से देखें तो 5 साल में कितना लग जाएंगे, 5 साल जो है हमारा पूरा मतलब पे बैक टाइम जो है पीरियड, पे बैक पीरियड जो है 5 सालों में हमारा पूरा कर पाएगा, यानी कि 5 सालों में हमारा ये बराबर हो जाएगा। फिर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या देखा कि 7000 किलोवाट पर आवर हमारा एनर्जी का बचत होगा। बचत कितना होगा, यानी कि जो है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम इसे जब ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाएंगे उसमें हमारा खर्च आएगा 20,000 का, और इस खर्च को पूरा या कितने साल में बराबर कर देगा, 3 साल लग जाएंगे बराबर होने में। यानी कि जो हमने लगाया 20,000 रुपये, 20,000 जो हमने लगाया और जो हम बचत कर रहे हैं 7000 किलोवाट पर आवर का, इस बचत के हिसाब से हम इसको देखेंगे। जब बचत देखेंगे 7000 और इसको देख रहे हैं 20,000, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपये हमारे लग रहे हैं, बचत हमारा इतना हो रहा है। और इस जब बचत का गुणा करेंगे किसके हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा 3 साल में जो है 20,000 रुपये जो है बचत होगा। कितने साल में, 3 साल में हमारा, यानी कि जो बचत करके दे रहा है 1 साल में, तो हमारा 3 साल में जो है 20,000 रुपये का बचत होगा। यानी कि जब हमारा 3 सालों में 20,000 रुपये का बचत होगा तो हम मान के चलते हैं हमारा पे बैक पीरियड कितना है, 3 साल में हमारे ये बराबर हो जाएगा। टोटल की बात करें तो 19,000 जो है किलोवाट हमारा बचत हो जाएगा 1 साल में। पैसे की बात करें तो टोटल हमारा कॉस्ट कितना लग जा रहा है, 47,000, यानी कि 1 साल में हमारा बचत कितना दे रहा है, 19,000 किलोवाट पर आवर, कॉस्ट कितना आ रहा है, 47,000 रुपये। ठीक है, इस हिसाब से आपको समझ के चलना है। तीसरे टेबल की बात करें वहीं पे ध्यान से देखेंगे तो मेजर इंप्लीमेंटेशन अपग्रेड टू एलईडी हमने कर दिया, कॉस्ट आया कितना, 10,000। एनुअल कॉस्ट कितना आया, 10,000। सेव कितना करके दे रहा है, 2,000 सेव करके दे रहा है। अगर हम बात करें तो कॉस्ट कितना आया, 10,000, सेव करके कितना दे रहा है, 2,000। यानी कि अगर हम देखें 2 पंजे 10, यानी कि 5 सालों में जो है हमारा ये 10,000 के बराबर सेव करके देगा। यानी कि जो एनर्जी सेव हो रहा है वो कितने रुपए के बराबर था, 2,000 रुपए के बराबर एनर्जी हमारा सेव हो रहा था। यानी कि जब 10,000 रुपये हम लगा रहे हैं, 1 साल में हमारा 2,000 रुपये एनर्जी सेव करके दे रहा है, तो 10,000 रुपये हमारा कितने साल में सेव करके देगा, तो 10,000 रुपये हमारा 5 सालों में सेव करके देगा। यानी कि पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 5 साल। ठीक है, यानी कि अगर हम रिटर्न अब देखेंगे, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कितना आ रहा है, 20%। ठीक है, कितना आ रहा है, 20% जो है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि 20% हमारा जो है एनर्जी सेव करके दे रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ के चलना है। जो हम इंस्टॉल प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट लगाएंगे, ठीक है, जो थर्मोस्टेट लगाएंगे उसमें हमारा कितना कॉस्ट आ रहा था, 2,500। यहाँ पे 2,500 ही तो मैंने आपको बताया था, कितना आ रहा था प्रोग्रामेबल कॉस्ट, 2,500 आ रहा था। ध्यान से देखेंगे 2,500 आ रहा था। तो बिजली का बचत कितना कर रहा है, 4,000 किलोवाट। इस 4,000 किलोवाट जो बिजली का बचत हो रहा है उसका प्राइस कितना आ रहा है, 1,500। कितना आ रहा है, 1,500। जब हम देखेंगे कि हमारा लागत कॉस्ट आ रहा है 2,500, बचा के दे रहा है हमें 1,500, तो हमारा जो है 1.7 ईयर में जो है लगभग हमारा बराबर हो जाएगा बचत। यानी कि 1.7 ईयर के बाद जो बचत करेगा वो हमारा क्या होगा, फायदा। यानी कि बचत जो करेगा 1.7 ईयर के बाद जो हमारा होगा वो फायदा होगा। फिर उसके बाद इंप्रूव इंसुलेशन जब हम करेंगे, इंसुलेशन जो इम्प्रूव इंसुलेशन करेंगे HVAC सिस्टम में, कितना करेगा, 15,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बचत करके देगा 1,200, बचत करके देगा 1,200, जो कि 12.5 साल लग जाएंगे कितना होने में, इसे बराबर होने में, 12.5 साल लग जाएंगे इसे बराबर होने में। यानी कि जो है अगर हम देखें, हम लगा रहे हैं 15,000, बचत कर रहा है 1,200 रुपये, तो इस 1,200 के हिसाब से कितना हमारा कितने सालों में हमारा 15,000 रुपये बराबर हो जाएगा। तो 1,200 जो है हमारा 12.5 साल में जब देखेंगे तो 15,000 रुपये के बराबर होगा। यानी कि 12.5 साल बाद जो है 15,000 रुपये जो उसके बाद जो बचत करेगा हमारा प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें, ऑप्टिमाइजेशन कितना है टोटल, तो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लग रहे हैं।
20,000 में से बचा के कितना देगा 2800। टोटल बात करें तो 7.1 ईयर में जो है 7.1 साल में जो है पूरा पेबैक पीरियड जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बचत होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। उसी तरह से टोटल कितना है, टोटल 47,500 की बचत करेगा। एनर्जी सेव कितना करेगा 7,500 की। कितना सेव करेगा 7,500 की। उसी तरह से इसे डिवाइड कर देंगे तो उतना आपका कितना निकल के आ जाएगा, पेबैक पीरियड आपका निकल के आ जाएगा। उसी हिसाब से आरओई, ठीक है, यहाँ पे आरओई कितना 14%, 8%, 60%, इस तरह से आपका बचत हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से आपको एनर्जी को ऑडिट करना होता है, किस तरह से रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करके होना होता है। मैंने आपको एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल आपको देके ये बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देके बताया हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। इसके बाद से क्या था आपका, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान से देखेंगे मैंने आपको कौन कौन सा करा दिया है, यहाँ से आपको समझना है। आपको मैंने क्या कराया, सबसे पहले मैंने आपको आज कराया एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल किस तरह से दिया, मैंने आपको एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया कि किसी इंडस्ट्री का अगर जो है एनर्जी ऑडिटिंग की जाती है, एनर्जी ENERGY, किसी इंडस्ट्री की एनर्जी ऑडिटिंग किस तरह से की जाती है, ऑडिटिंग किस तरह से की जाती है, और उसके बाद एनर्जी ऑडिटिंग के बाद जो है उसका किस तरह से टेबल तैयार किया जाता है, उस टेबल में जो है किस तरह से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है किस तरह से किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ उसमें किस तरह से कॉस्ट, कितने कॉस्ट सेव होंगे, कितनी एनर्जी सेव होगी, ये एनर्जी सेव होगी। उस एनर्जी सेव के दौरान, उस एनर्जी सेव होने के दौरान जो हमारी कॉस्ट, जितना भी हमने कॉस्ट लगाया है, यानी कि जो हमने कॉस्ट आया है, यानी कि जो है हमारा कॉस्ट जो आया है उस कॉस्ट को हमारा पे बैक पीरियड टाइम कितना लगने वाला है, कितने जो हमने पैसा लगाया है अपग्रेड करने में वो हमारे कितने सालों में वसूल हो जाएगा वो पैसा, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वो पॉइंट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा बहुत भी आपको लेक्चर समझ में आया होगा या थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव आपको लेक्चर लगा होगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।